क्या आपको मालूम है कि पाकिस्तान जैसा ज़राअत से मालामाल मुल्क हर साल $1 अरब सिर्फ दालों की खरीदारी पर खर्च करता है। हमारी ज़मीनें ज़रखेज़ हैं, हमारी आबो हवा दालों की काश्त के लिए इंतहाई मौजू है, मगर फिर भी हम सिर्फ 30% दालें उगा पाते हैं और 70% दालें कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और तुर्की से मंगवाते हैं। हम 4 किस्म की दालें रगबत से खा रहे हैं, जिसमें चना है। इस वक्त हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो 7 लाख टन है, जबकि हम 3-3.5 लाख टन पैदा कर रहे हैं। अब लोग कुछ तेज़ाब के साथ भी धो रहे हैं, तो उससे उसकी न्यूट्रिशन पे, क्वालिटी पे बहुत बुरा असर आता है। तो उसकी बजाय अगर साबुत दाल इस्तेमाल करेंगे, एक तो वो धुली हुई नहीं है, उसमें तेज़ाब नहीं लगा, दूसरा उसके साथ इनसॉल्युबल फाइबर जो कि कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा है, आपको वो भी मिल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान के साथ मैं हूं फ़खर ज़मान। क्या आपको मालूम है कि पाकिस्तान जैसा ज़राअत से मालामाल मुल्क हर साल $1 अरब सिर्फ दालों की खरीदारी पर खर्च करता है। हमारी ज़मीनें ज़रखेज़ हैं, हमारी आबो हवा दालों की काश्त के लिए इंतहाई मौजू हैं और हमारे ज़रे इदारे क्लाइमेट रेजिस्टेंट जदीद बीजों की तैयारी पर करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, मगर फिर भी हम सिर्फ 30% दालें उगा पाते हैं और 70% दालें कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और तुर्की से मंगवाते हैं। आखिर हमसे गलती कहां पर हो रही है, हम आपको बताते हैं। दरअसल हम कैश क्रॉप्स के पीछे भागते हुए ये भूल जाते हैं कि दालों की काश्त इंतहाई मुनाफा बख्श है। कैश क्रॉप्स के मुकाबले में इंतहाई कम पानी लेती हैं और कुदरती तौर पर नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम भी करती है। ये याद रखिए कि जो भी किसान दालों को नजरअंदाज कर रहे हैं वो अपना नुकसान कर रहे हैं, जबकि समझदार काश्तकार इस कम खर्च फसल से बेहतरीन मुनाफा ले रहे हैं। आज के प्रोग्राम में हम आपको वो रास्ता दिखाएंगे जो आपने अब तक नहीं देखा। हम मौजूद हैं अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट फैसलाबाद में। यहाँ के माहिरीन से बात करेंगे और आपको बताएंगे कि दालों की काश्त का सही तरीका कौन सा है और पाकिस्तान के कौन कौन से इलाकों में दालों की काश्त कामयाबी से हो सकती है। इसके अलावा हम अपने प्रोग्राम में माहिर ग़िज़ायत को भी शामिल करेंगे और जानेंगे कि दालें इंसानी सेहत के लिए कितनी मुफीद हैं। आप हमारे साथ रहिए, क्योंकि आपकी फलाह हमारी अव्वलीन तरजीह है। नाज़रीन, पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क होने के बावजूद हर साल दालों की दरामद पर भारी ज़र मुबादला खर्च करता है। हालांकि पाकिस्तान की ज़रखेज़ ज़मीनें, मुतनव्वे मौसमी हालात और वसी ज़रई रकबा दालों की कामयाब काश्त के लिए इंतहाई मौजू है। बेशतर पाकिस्तानी किसान गंदम, कपास, गन्ना और मकई जैसी रिवायती कैश क्रॉप्स को तरजीह देते हैं। सवाल यह है कि आखिर इतनी सलाहियत होने के बावजूद हम दालों में खुद कफील क्यों नहीं हो पा रहे। इस हवाले से पाकिस्तानी ज़रई तहकीकाती इदारे जदीद और ज्यादा पैदावार देने वाली और मौसमियाती तब्दीलियों के असरात बर्दाश्त करने वाली दालों की अक़साम तैयार करने पर मुसलसल काम कर रहे हैं। आज के प्रोग्राम में हम अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट फैसलाबाद के सीनियर ज़रई माहिरीन से जानेंगे कि दालों की जदीद काश्त के बेहतरीन तरीके क्या हैं, कौन सी अक़साम ज्यादा पैदावार देती हैं और पाकिस्तान के कौन से इलाके दालों की काश्त के लिए ज्यादा मौजू हैं। मुझे ज्वाइन किया है डॉक्टर खालिद हुसैन साहब ने, जो कि दालों के शोबे के चीफ साइंटिस्ट हैं अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट फैसलाबाद में। उनसे बात करते हैं। सर, थैंक यू सो मच हमारा प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए। सर, चूँकि हम दालों पे प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे ज़िम्मेदारों के लिए आप कौन कौन सी जो है वो सीड की वैरायटीज़ पे काम कर रहे हैं। ख़ास तौर पर मूंग और माश की मैं बात करना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया। मैं चीफ साइंटिस्ट शोबा दालें। तो हम 3 आस्पेक्ट पे काम कर रहे हैं। एक तो ज़्यादा पैदावारी सलाहियत की हामिल इकसाम तैयार करना, इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी के फ़ी एकड़ कैसे पैदावार हमारा ज़िम्मेदार बढ़ा सकता है, और तीसरे नंबर पे सीड बनाना कि जो हमारी कमर्शियल वैरायटीज़ हैं, जो हमारी ज़्यादा पैदावारी सलाहियत की हामिल इकसाम हैं, उनका बीज तैयार करके हम मुख्तलिफ जो सीड की कंपनियाँ हैं उनको देते हैं और फिर वो ज़िम्मेदार तक पहुँचता है। ठीक है। तो सर, अब तक कितनी वैरायटीज़ पे आप काम कर चुके हैं मूंग और माश की?
इस वक्त जो हमारी पॉपुलर वैरायटीज़ हैं मूंग की अगर हम बात करें तो हमने 65 दिन में तैयार होने वाली वैरायटी भी बनाई है जिसका नाम PRI नियाब है। और इसके साथ साथ हमारी PRI मूंग एक वैरायटी है, जंबो है, इसके साथ साथ हमारी अजरी 2021 है, नियाब 21 है। तो ये वो वैरायटीज़ हैं जो इस वक्त ज़मींदारों में बहुत पॉपुलर हैं। अगर हम माश की बात करें तो अरूज 2011 है, एक नई इकसाम हमारी जो किस्म है महानूर 2026 है। और इसके साथ साथ एक मुसलसल अमल है जो हमारी ज़्यादा पैदावार की हामिल इकसाम है, उनके ऊपर हम काम करते रहते हैं ताकि हमारा ज़मींदार उनके सीड इस्तेमाल करके और जदीद सिफारिशात पर अमल करते हुए अपनी फ़ी एकड़ पैदावार बढ़ाए और एक प्रॉफिटेबल एग्रीकल्चर की तरफ जाए ताकि हमारे ज़मींदारों में दालें जो हैं वो पॉपुलर हों और उनको वो लगाए ताकि हमारा जो इम्पोर्ट बिल है जिस पे कीमती ज़र मुबादला ख़र्च हो रहा है वो हम बचा सकें। क्या वजह है कि सर हमारा जो किसान है, हमारा फार्मर दालों की काश्त की तरफ क्यों नहीं आ रहा? क्या चैलेंजेस हैं जो कि फेस करने पड़ रहे हैं? बड़ा अच्छा सवाल है। तो इसमें यह है कि जैसे आपने बताया कि एक बढ़ती हुई आबादी, हम एक ऐसा मुल्क हैं दुनिया में जो तेज़ी से जिसकी जो है पॉपुलेशन बढ़ रही है। जब खाने वाला मुंह बढ़ता है तो ज़ाहिर है हम 4 किस्म की दालें रग़बत से खा रहे हैं जिसमें चना है। इस वक्त हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो 7 लाख टन है जबकि हम 3-3.5 लाख टन पैदा कर रहे हैं। अगर हम मूंग की बात करें तो उसमें हमारी 1,80,000 टन हमारी रिक्वायरमेंट है और हम तकरीबन 1,30,000 1,35,000 टन इसमें पैदा कर रहे हैं। तो लेकिन 2021-22 एक ऐसा साल था जब हमने 2,40,000 टन भी मूंग पैदा किया है। अच्छा। इसी तरह मसूर है तो उसकी ज़रूरत हमारी जो है वो तकरीबन 1.5 लाख टन है जबकि हमारी प्रोडक्शन इसमें कम है, को 5-6 हज़ार टन तक है। और इसी तरह माश है वो भी हम 1 लाख टन तक खा रहे हैं और उसकी ज़रूरत प्रोडक्शन भी हमारी 5-6-7 हज़ार टन तक है। तो ये वो गैप्स हैं जिनकी वजह से हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है। तो अब हम अपनी रिसर्च जो है हमने जो शुगर केन है फरवरी का, इसमें हमने रिसर्च अपनी मुकम्मल कर ली है जिसमें हम इंटर क्रॉपिंग शुगर केन में और इसी तरह राइस वीट सिस्टम में एज कैच क्रॉप मूंग को एक हमने जो 65 दिन की वैरायटी बनाई है। तो राइस और गंदम के दरमियान हमारे पास कोई 60-70 दिन का टाइम होता है, तो वो वैरायटी लग के तो हम उसमें अपना जो एक कमी है उसको पूरा कर सकते हैं। जबकि माश जो है उसमें एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है हमारा, अगर हमारी पॉलिसियाँ गवर्नमेंट एक जो है अच्छी जो ज़िम्मेदारों के फेवर वाली पॉलिसियाँ लेके आए तो इसमें बहुत कुशन है, बहुत मार्जिन है कि हम आसानी से अपना जो इंपोर्ट का गैप है उसे पूरा करके अपना इंपोर्ट बिल कम कर सकते हैं। हर फसल के मुख्तलिफ इशूज़ हैं। अगर हम चने की बात करें तो चने का जो 90% एरिया है वो थल के अंदर है और वो रेन फेड लग रहा है। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से बारिशों का रुझान ज़रा चेंज हुआ है कि हमारी जो पहली बारिश है वही फरवरी मार्च में होती है। तो वो एक बहुत बड़ा गैप है, उसको हम अब एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे ये जो हमारा चकवाल है, झेलम है, फतेह जंग है, इसमें अगर हम अच्छी पॉलिसियाँ लेके आएँ, गवर्नमेंट को सपोर्ट प्राइस लेके आए तो इसमें हम बढ़ावा दें। इसी तरह थल के अंदर भी अब हमने स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम और मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी लेके आए हैं। इसके साथ साथ हम इरिगेटेड एरियाज़ में भी इसको प्रमोट कर रहे हैं। हमने ऐसी इकसाम बनाई हैं जो कि गंदम से बेहतर आपको जो है मुनाफा दे सकती हैं। तो वो जो सफ़ेद चने हैं, ख़ासकर जो वाइट चने हैं, काबली चने हैं, अगर ये इरिगेटेड एरियाज़ में लेके आएँ तो इसकी पैदावार बढ़ाई जा सकती है। इसी तरह जो मूंग है इसमें कुछ इश्यूज़ हैं, जैसे कोई डिज़ीज़ के इश्यूज़ हैं, सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट या येलो मोज़ेक वायरस, उनके ऊपर अब हमने अपनी रिसर्च मुकम्मल कर ली है। ऐसी नई इकसाम बनाई हैं जिनको ये बीमारियां नहीं आती, लेकिन उसमें कंपनियां हमें चाहिए, गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी लेके आए कि जो सीड कंपनियां हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी वैरायटीज़ हैं उनका सीड बनाए और सब्सिडी के ऊपर ये ज़िम्मेदार को मिले उनके, और फिर कोई ऐसा निज़ाम हो कि उनकी पैदावार जो है वो हमारा निज़ाम ले उनके अच्छे पैसों से, उनको चाहे कोई सपोर्ट प्राइस मिले या कोई ऐसा स्पेशल बेनिफिट मिले
कि उनको अट्रैक्शन बने। जैसे मैं ऑस्ट्रेलिया की मिसाल देता होता हूँ कि 90-91 से पहले ऑस्ट्रेलिया के अंदर दालें नहीं थीं, वो ज़्यादातर कैनोला, गंदम और ये जो बारले, जो जौ है, इसको पैदा कर रहे थे। लेकिन उन्होंने अपनी एक पल्स ऑस्ट्रेलिया बनाई, अपनी अच्छी जो है एक स्कीमें लेके आए ज़मींदारों को, उन्होंने वेयर हाउस बना के दिए, स्टोर बना के दिए। उनका जो पल्स ऑस्ट्रेलिया वो दुनिया भर में काम कर रहा है, उनके लिए मंडियां तलाश कर रहा है, उनको अच्छे पैसे मिल रहे हैं, तो उनका ज़िम्मेदार जो है वो दालें लगा रहा है। तो इसी तरह माश जो है ये बलूचिस्तान में काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, वहाँ पे इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। हमारे जो रिवरन बेल्ट हैं वहाँ पे ये लग सकता है। अब मैं जानना चाहता हूँ कि सर 1 एकड़ के लिए मूंग या माश का कितना सीड चाहिए होता है, कितने महीने की फसल है और कितना सरमाया हमारा किसान इससे कमा सकता है? ये जो हमारी मूंग है ये स्प्रिंग से लग सकती है। जैसे अगर किसी के पास ज़मीन खाली है तो ये फरवरी एंड और मार्च के शुरू में मूंग और माश लगाकर एक अच्छी पैदावार, इसमें 10 से 12 केजी ड्रिल के साथ और छट्टे के साथ 13 से 14 केजी जो है फी एकड़ इस्तेमाल करें। इसमें 1 बोरी DAP नीचे डालें और प्री इमर्जेंस स्प्रे करें, चूँकि जड़ी बूटियों का इसमें मसला है। पोटाश का इस्तेमाल करें और फिर जो पहले 35 दिन हैं मूंग और माश में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आज मैं ज़मींदारों को बता रहा हूँ। अगर वो पहले 35 दिन में तवज्जो दे लें, जड़ी बूटियाँ कंट्रोल कर लें, फास्फेटिक और पोटाश फर्टिलाइज़र यूज़ कर लें, इसमें प्री इमरजेंस जो वीडीसाइड है स्टाम्प का या पैंडी का इस्तेमाल करें। और इसके साथ साथ जो शुरू में 10, 12, 14 दिन में एक कीड़ा आता है जिससे पत्ते में सुराख हो जाते हैं या इसमें चुरमुर हो जाते हैं, उसके लिए अमीडा क्लोप्रेड या इसमें एमामेक्टन का इस्तेमाल करें। और साथ साथ इसमें NPK जो शुरू के दिन है उनका इस्तेमाल करें, ताकि हमारी जो फसल है वो सेहतमंद हो और तेज़ी से बढ़ोतरी करे। और सर खर्च कितना आ जाता है 1 एकड़ पे और इसमें कितने जो है पैसे कमा बिल्कुल लेते हैं? ये इसमें 30 से 35 हज़ार एकड़ पे खर्च होते हैं। और इसमें अगर हमारा ज़िम्मेदार अच्छी पैदावार ले ले, 15 मन तक ले ले, तो मूंग का इस वक्त भी 10,000 रुपये पर जो मन है उसका रेट है। तो ये आराम से एक प्रॉफिटेबल, एक अच्छे पैसे कमा सकते हैं। 1 एकड़ से कितने लाख रुपए कमा सकते हैं? ये तकरीबन 1.5 से 2 लाख आराम से कमा सकता है। सर बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू Thank you सो so मच। हकीकत यह है कि दालों की काश्त ना सिर्फ कम लागत बल्कि माहौल दोस्त और मुनाफा बख्श भी है। आदादो शुमार के मुताबिक मुल्क में दालों की सालाना तलब तकरीबन 18 से 20 लाख टन के दरमियान है, जबकि मकामी पैदावार इस जरूरत का सिर्फ 25 से 30% ही पूरा कर पाती है। नतीजतन पाकिस्तान को हर साल ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रूस और तुर्किया समेत मुख्तलिफ ममालिक से लाखों टन दालें दरामद करना पड़ती हैं, जिन पर तकरीबन $1 अरब तक का कीमती ज़रे मुबादला खर्च होता है। चना, मूंग, माश और मसूर जैसी दालें दीगर कई फसलों के मुकाबले में कम पानी इस्तेमाल करती हैं, जबकि इनकी जड़ों में मौजूद बैक्टीरिया जमीन में कुदरती नाइट्रोजन शामिल करके मिट्टी की जरखेजी बढ़ाते हैं, जिससे आइंदा फसलों की पैदावार पर मस्बत असर पड़ता है और जमीन की जरखेजी बढ़ती है। आइए जानते हैं माहिर ग़िज़ाइयत से कि प्रोटीन, फाइबर, आयरन, फौलाद, विटामिन्स और दीगर ग़िज़ाई अज्जा से भरपूर दालें इंसानी सेहत के लिए कितनी मुफीद हैं और किस तरह ये ग़िज़ाई किल्लत के खात्मे और सेहतमंद मुआशरे की तश्कील में अहम किरदार अदा कर सकती हैं। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, प्रोफेसर ऑफ फिजियोलॉजी, हेल्दी लाइफस्टाइल कोच फॉर द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान, जिन्होंने सुपर फूड्स को इंट्रोड्यूस करवाया और सबसे ज़्यादा सुपर फूड्स पे काम करने वाले डॉक्टर शहजाद बसरा साहब। सर थैंक यू सो मच हमारा प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए। बहुत शुक्रिया फ़खर भाई। डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ अमूमी तौर पे एक राय कायम की गई है कि जब भी प्रोटीन की ज़रूरत होती है तो लोग गोश्त का इस्तेमाल करते हैं। दालों को ना गरीबों की डाइट ही समझा जाता है, कि जब भी घर में खाना ना बनाने का इरादा हो तो कहते हैं कोई दाल ही बना लो। तो क्या वजह है कि हम दाल को इतना डिग्रेड क्यों करते हैं? इसमें कुछ खसूसियात के हवाले से बताइए। देखें, मटन और बीफ अगर गोश्त की बात करें तो उसमें हमें 21% से लेके 27-28% तक हमें प्रोटीन मिलती है जो हमारा जिस्म लेता है, और दालों के अंदर 21% से लेके 26% प्रोटीन है। तो फ़र्क किधर है? तो जितनी प्रोटीन दालों में है उतनी ही प्रोटीन गोश्त के अंदर है। ठीक है, तो बिला वजह इसको अंडररेट किया गया है। गोश्त की प्रोटीन में और दालों की प्रोटीन में बुनियादी फ़र्क क्या है? बुनियादी फ़र्क ये है कि लोग कंपेयर करते हैं खाली गोश्त को और खाली दाल को।
तो गोरे हो सकता है कि खाली दाल बीन्स खाली खाते हों, हमारे यहाँ तो खाली नहीं खाई जाती। हमारे यहाँ दाल जब भी खाई जाती है वो रोटी के साथ या चावल के साथ खाई जाती है। तो दाल के अंदर जो सल्फर वाले 2 अमाइनो एसिड है, वो एसेंशियल अमाइनो एसिड है, हमारे जिस्म को लाजमी चाहिए, वो मेथियोनिन और सिस्टाइन, ओके, वो थोड़े होते हैं, ठीक है, इसलिए उसे पुअर क्वालिटी दालों की प्रोटीन को कहा जाता है। लेकिन वही 2 रोटी में भी होते हैं, चावल में भी होते हैं। ओके, तो जब दाल को रोटी और चावल के साथ हम खाते हैं तो उसकी प्रोटीन भी वैसे ही 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड जो गोश्त में है वो भी दे देते हैं, तो कंप्लीट हो जाती है। जैसे कि आपने बताया कि रोटी और चावल के अलावा इसके और कौन से तरीके हैं दाल को इस्तेमाल करने के? देखिए असल बात क्या है कि जो प्लांट बेस्ड जितने भी फूड है ना, जैसे दालें भी हैं, इनके अंदर बेशुमार कंपाउंड होते हैं कि जो कि प्रोटीन को और न्यूट्रिएंट की जिस्म में एब्जॉर्प्शन को, जज़ब होने की सलाहियत को कम कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, उनमें टैनन्स हैं, फाइटन्स हैं, ऑक्सलेट्स हैं, उसके अंदर लेक्टन्स मौजूद हैं, फिर उसके अंदर आपकी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो गैस प्रोड्यूस करते हैं, जी, जैसे जी, जी। रेफिनोज, स्टेक्योज, इस तरह की वो शुगर्स होती हैं, वो ठीक। करते हैं। सेपनर्स मौजूद हैं, यानी कि 6-7 चीज़ें जो कि गोश्त में नहीं है, इसमें दालों में मौजूद है। ओके, लेकिन उन सब को हम कम कर सकते हैं, ठीक है, आसानी के साथ घर में कम कर सकते हैं, कोई इंडस्ट्री भी नहीं। वो कैसे कम करनी है? देखें, पहली ये चीज़ है कि दाल को अच्छी तरह धोएं, ठीक, सेपनन उतर गया, ओके, ठीक है। उसके बाद उसको सिर्फ आधा पौना घंटा, जो लोग सोक करते हैं, गलती यहाँ करते हैं, अच्छा, उसे कोशिश करें कि पूरी रात अगर सोक कर दें, ओके, 10-12 घंटे कर दें, ठीक है, तो उसके अंदर ये जो एंटी न्यूट्रिशन फैक्टर ये तकरीबन ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद ये करें कि ब्लांचिंग करें। ब्लांचिंग ये होती है कि गर्म पानी के अंदर या एक दफ़ा उबाल के पानी फेंक दे, जो ठीक, बाकी ठीक, थोड़े बहुत रहते हैं वो भी निकल जाते हैं। ओके, अच्छा, ओके। उसके बाद आखिरी ये है कि वो किसी को लोगों को पसंद होती है ना, खड़ी खड़ी दाल पसंद, जी, जी, कि वो माश की दाल है, एक एक दाना अलग, खड़ी जी, खड़ी जी। दाल, वही गैस पैदा करती है। ओके, उसको खूब गला के पकाएं, ठीक, अच्छी ठीक, तरह ठीक, कुक ठीक। करें, तो ये सारी की सारी जैसे गोश्त हमारे जिस्म में अब्जॉर्ब हो जाती है, ये सारे एंटी न्यूट्रिशन फैक्टर जो है सारे खत्म हो जाते हैं, ठीक है, और ये आसानी के साथ आपके जिस्म का पार्ट बन जाता है। बेहतरीन एक सर। और चीज़ है इसके अंदर, दालों के अंदर जो कंप्लीट चीज़ नहीं है, विटामिन सी कम है या ना होने के बराबर है, B12 इसके अंदर बहुत कम है, पोटेशियम कम है, आयरन, मैग्नीशियम, मैंगनीज अच्छी क्वांटिटी में मौजूद ठीक है। है, ठीक है, अच्छा, वो जब आपने अच्छी तरह सोकिंग, ब्लांचिंग, कुकिंग कर ली, वो सारे अवेलेबल है। ओके, अब दाल में जब आपने पकानी है तो उसके साथ आप ऊपर एक लीमू निचोड़ लें, वाह, थोड़ा सा सैलड साथ ले लें, ठीक है, तो आपको विटामिन सी भी मिल जाएगा और बाकी जो मिनरल्स कम है वो भी साथ मिल जाएंगे। बेहतरीन सर, और अगर कोई चाह रहा है कि उसने एक सुपर डुपर किस्म की फूड बनानी कंप्लीट, ठीक है, ठीक है, तो वो रोटी की बजाय वो मल्टीग्रेन आटे की रोटी ले ले, ओके, उसमें न्यूट्रिशन ज्यादा बेहतर हो जाएगी। ठीक है, अगर एक अंडा वो साथ शामिल कर दे, उबला हुआ, या दाल जब वो पकानी उसी के अंदर वो डाल दे, तो उससे क्या होगा कि आपको विटामिन डी भी मिल जाएगा, विटामिन K2 भी मिल जाएगा, ठीक है, और आपको कोलिन भी मिल जाएगा, ठीक है, और मजीद आयरन भी अच्छी क्वांटिटी का, और अच्छी प्रोटीन ज्यादा मिल जाएगी, मुकम्मल बैलेंस हो जाएगी, टेस्ट भी डेवलप हो टेस्ट भी डेवलप। तो दालें किसी तौर पे ये कम नहीं है। ठीक है, अब देखें दालों में क्या है, जो सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा होता है जी, वो ये है कि जो कीटो डाइट वाले वो कहते हैं हम जब दालें खाते हैं तो उसके अंदर हमें 21-22% प्रोटीन तो मिली, लेकिन उसके साथ हमें कुछ 60-65 ग्राम या परसेंट आपको कार्ब भी मिल गए। अच्छा, उस कार्ब में ज़्यादा जो है ना, लाइक उसके 50 के करीब उसमें ऐसे कार्ब हैं जो जिस्म में अब्जॉर्ब हो जाते हैं, डाइजेस्ट हो जाते हैं आसानी से, लेकिन उसमें को 5-10% ऐसे भी हैं जो रेजिस्टेंट कार्ब हैं, अच्छा, वो स्लोली अब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है, तो ब्लड शुगर को इतनी जल्दी स्पाइक नहीं करने देते। अच्छा, दूसरा, जो हमने गोश्त भी खाना है उसके साथ भी तो हमने रोटी या चावल खाने ही खाने हैं। ये हम उनकी बात नहीं कर रहे, जो कीटो वाले हैं उनकी तो फूड ही अलग है ना, जो गोश्त खाएगा उससे भी रोटी खानी, तो कार्ब तो उसने भी ले लिए। जी बिल्कुल, तो अगर हमें दाल के साथ भी कार्ब मिल गए, साथ हमने रोटी भी खा ली, तो इन कार्ब को भी मसला, जो जिन लोगों को इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं है, जिन लोगों को शुगर नहीं है, जो एक्टिव लोग हैं, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो साथ खाएं, कोई है। प्रॉब्लम नहीं है इनका। चूंकि दालों का जिक्र हो रहा है, तो दालों में सबसे बेहतरीन दाल कौन सी है न्यूट्रिशन के एतबार से? हमारे यहाँ जो 4 दालें हैं, चने की दाल है, मूंग है, माश है, और लोबिया, लोबिया। जी, अब ये सारी, इनमें सब में तकरीबन करीब ही प्रोटीन पाई जाती ठीक है, है। करीब ही कार्ब पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन इनके अंदर कुछ दालों में, जैसे माश और चने में,
रेफिनोस टेकियोज, वो कहते हैं ना, किसी ने माँ बादी किसी ने स्वादी। जी कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा गैस बनती है, उनके अंदर वो मौजूद होती हैं, शुगर्स मौजूद होती हैं, लेकिन जब उन्हें अच्छी तरह कुक कर लेते हैं वो भी कम हो जाते हैं। ओके, तो इनमें सिर्फ जायके का फ़र्क है, बाकी न्यूट्रिशन वाइज तकरीबन 19-20 का फ़र्क है। किस तरह के पेशेंट्स को दाल अवॉइड करनी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए? मेरा ख्याल है अगर तरीके से दाल बनाई जाए तो सब खा सकते हैं। अच्छा, उसको खड़ी खड़ी जो दाल बनाई जाती जी, है जी, ना, जी। उसमें प्रॉब्लम करती है। ठीक है। जो तरीका मैंने बताया उसके साथ खाएंगे तो इवन कमज़ोर मैदे वाला शख्स भी दाल खा सकता है। और लेकिन मॉडरेशन, अब ये प्याले भर भर के अगर आप खाएंगे और आपकी गट हेल्थ कमज़ोर है तो फिर तो वो शायद प्रॉब्लम करे। मार्केट में अक्सर हम जब दाल लेने जाते हैं तो हम कुछ धुली हुई दालें होती हैं और कुछ छिलके वाली होती हैं, इसमें क्या फ़र्क है? देखिए, उसमें एक बहुत ख़तरनाक बात हो रही है। अब पता चला है कि दालों को धोने का एक रवायती तरीका था, अब लोग कुछ तेज़ाब के साथ भी धो रहे हैं। ओके, तो उससे उसकी न्यूट्रिशन पे, क्वालिटी पे बहुत बुरा असर आता है। तो उसकी बजाय अगर साबुत दाल इस्तेमाल करेंगे, साबुत जिसे कहते हैं, तो वो एक तो वो धुली हुई नहीं है, उसमें तेज़ाब नहीं लगा, दूसरा उसके साथ इनसॉल्युबल फाइबर जो कि कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा है, आपको वो भी मिल जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर दाल जो धुली हुई है उसको ख़ास तौर पे आपको 12 घंटे भिगोना है और एक दफ़ा उसका गर्म पानी में उबाल के पानी निकालना है, ताकि जो तेज़ाब का कोई प्रॉब्लम उसके अंदर रह गया, रेसिड्यू रह गया, वो निकल जाए। ठीक 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 है सर, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये था आज का किसान का पाकिस्तान। दालों की काश्त ना सिर्फ हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, बल्कि हमारी ज़मीन की ज़रखेज़ी के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। अगर हमारा किसान कैश क्रॉप्स के साथ साथ दालों की काश्त में आता है तो ना सिर्फ वो खुद बेहतरीन ज़र मुबादला कमा सकता है, बल्कि पाकिस्तान का भी सालाना बढ़ता हुआ इम्पोर्ट बिल कम हो सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आया होगा। अपने फीडबैक का ज़रूर इजहार कीजिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक मुल्क की ज़रई तरक्की में अहम किरदार अदा करता है। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान फ़खर ज़मान के साथ, ओनली ऑन डिस्कवर पाकिस्तान, क्योंकि खेतों की हरियाली पाकिस्तान की खुशहाली है।